नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एकलव्य एकेडमी अ वे ऑफ सक्सेस के। और मध्य प्रदेश के क्रम में हम पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के भूगोल के क्रम में यह हमारा तीसरा वीडियो है। तो हम देखते हैं कि हम आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन पढ़ा था, उसमें हमने कुछ भाग पढ़ा था और जो शेष भाग है उसको हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और वीडियो के बीच में आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं जिनका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर कर देना है। फिर जिनके उत्तर सही होंगे उनमें से 2 लोगों के नाम आपके अगले वीडियो में आएंगे। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से दरख्वास्त करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करके अपना उत्तर दें और जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके। और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास मिलता रहे। तो चलिए एक बार देख लेते हैं हमें मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या क्या पढ़ना है और हमने क्या क्या पढ़ लिया है। मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय जैसा कि हमने पढ़ लिया था। फिर मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन जो कि अभी चल रहा है, कुछ पार्ट हमने पढ़ लिया है, कुछ पार्ट अभी हमको पढ़ना है। फिर मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की मृदा, मध्य प्रदेश की कृषि, मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएँ, खनिज संपदा, राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, जनसंख्या, जनजाति एवं परिवहन। हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था। तो मध्य प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन को, जैसा कि आपको पता है, मध्य प्रदेश भूभाग जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ये तो आप लोगों को पता होगा। फिर उसमें हमने पढ़ा था मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा, मैकल श्रेणी और पूर्वी पठार। मध्य उच्च प्रदेश को 3 भागों में बांटा गया था: मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी। फिर हमने कल क्या क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार और रीवा पन्ना का पठार। इनके बारे में हमने क्या क्या जानकारी ली थी, इनका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, क्षेत्रफल कितना है, नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं, दार्शनिक स्थल कौन कौन से हैं, इनका इतिहास से रिलेशन क्या है, आदि सब के बारे में हमने इनके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज हम पढ़ेंगे जो हमारा शेष भाग बचा हुआ है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मालवा का पठार, इसका विस्तार 20 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 17 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जैसा कि दोस्तों मैंने आप लोगों से कहा था, यदि आपको अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं नहीं समझ में आ रही तो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा, तो मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगा। तो किसी ने कमेंट नहीं किया, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर मालवा के पठार में ज़िले कौन कौन से आते हैं? तो मंदसौर, राजगढ़, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, धार। इसको हम अभी मैप के माध्यम से देखेंगे तो और समझ में आएगा। इसका तापमान कितना होता है? तो अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम कितना होता है? 10 से 12 डिग्री सेल्सियस। यहाँ वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ जो वर्षा होती है 75 से 125 सेंटीमीटर की होती है। अपन जैसे पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर जाएंगे वैसे वैसे वर्षा का स्तर क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। चलिए इसको मैप के माध्यम से देखते हैं कि मालवा का पठार कहाँ पे है। तो ये वाला जो आपका पिंक कलर का रीजन दिख रहा है ये आपका मालवा रीजन है, मालवा का पठार है। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा भूभाग पर इसी का हिस्सा है मालवा के पठार का।
ठीक है ना। तो आपको मैप से समझ में आ रहा होगा कि मालवा का पठार यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा दिख रहा है, इसलिए मध्य प्रदेश का सबसे ज़्यादा हिस्सा कौन घेरे हुए हैं, मालवा का पठार। ये अपन पूर्व से जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाते जाएंगे वैसे वैसे वर्षा का स्तर कम होता जाएगा। चलिए इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये पश्चिम भाग है, ये आपका पूर्व होता है, ये पश्चिम। तो मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। मालवा का नामकरण अत्यंत पुरा ऐतिहासिक जाति मालव जाति के नाम से पड़ा है। अगर कभी क्वेश्चन पूछता है कि मालवा का नाम कैसे पड़ा है, तो मालवा का नाम मालव जाति के कारण पड़ा है। अब इनका मूल स्थान कहाँ था, तो मालव जाति का मूल स्थान पंजाब के चिनाब तथा रावी नदियों के बीच था। मतलब दोआब क्षेत्र में, किसके किसके दोआब क्षेत्र में, पंजाब की चिनाब नदी तथा रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र था वहाँ मालव जाति निवास करती थी। फिर 6वीं शताब्दी में कहाँ आके बस जाती है, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में बस जाती है। मालवा का पठार दक्षिणी सीमा पर अधिक ऊंचा, जहां से उत्तर की ओर धीरे धीरे ऊंचाई कम होती जाती है। मतलब मालवा जो आपका मालवा रीजन है ये दक्षिण दिशा में अधिक ऊंचा है, फिर जैसे जैसे आप उत्तर की ओर ऊपर की ओर चढ़ते जाएंगे इसकी ऊंचाई क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मतलब ये यहाँ पे अधिक ऊंचा है और जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे यहाँ पे ऊंचाई धीरे धीरे इसकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। मालवा का पठार दक्कन ट्रैप की चट्टानों से निर्मित है, जिसके क्षरण से काली मृदा का निर्माण होता है। दक्कन ट्रैप की चट्टानें मतलब बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित है, और जब इसका क्षरण होता है तब इससे क्या निर्माण होता है, काली मृदा। अब क्षरण कैसे होता है, नदियाँ अपने साथ बहा के ले जाती हैं, तो कुछ ना कुछ मिट्टी वहाँ से उससे खिसकती होगी। अत्यधिक तेज हवा चलती है तो कुछ ना कुछ वहाँ से क्षरण होता होगा। तो क्षरण के द्वारा क्या होता है, वहाँ से जो उसमें कटाव होता है विशाल चट्टानों में, उससे क्या होती है, काली मृदा का निर्माण होता है। यह क्षेत्र मुख्यतः माही, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, छोटी काली सिंध, पार्वती, बेतवा, चुनार आदि नदियों द्वारा प्रवाहित होता है। तो कौन कौन सी नदियों द्वारा प्रवाहित होता है, माही, चंबल, क्षिप्रा, काली सिंध, छोटी काली सिंध, पार्वती, बेतवा, चुनार नदियों द्वारा प्रवाहित होता है। तो आज का क्वेश्चन आपको ये बताना है कि महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे बसी हुई है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके देना है। कौन सा क्वेश्चन क्या है, महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे बसी हुई है। यह मध्य प्रदेश का 28% भूभाग ग्रहण करता है। कितने प्रतिशत भूभाग ग्रहण करता है, अर्थात मध्य प्रदेश का सर्वाधिक जनघनत्व इसी क्षेत्र में है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि मध्य प्रदेश का सार्वजनिक जनघनत्व कौन सा क्षेत्र घेरे हुए है, तो आप क्या बताएंगे, मालवा का पठार। फिर इंदौर सर्वाधिक जनसंख्या तथा भोपाल सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसलिए इसको आप याद रखेंगे कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इंदौर, और सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला कौन सा है, भोपाल। ये आपको याद रखना है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर चलिए आगे चलते हैं। मालवा के पठार को दो भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया जाता है। जो आपका मालवा है उसको फिर दो भागों में बांट दिया जाता है, पूर्वी मालवा और पश्चिमी मालवा। अब देखते हैं पूर्वी मालवा में क्या क्या आता है, गुना पठार, सागर पठार, भोपाल पठार, बेतवा नदी बेसिन और दक्षिण पूर्व मालवा। और पश्चिम मालवा में क्या आता है, अनास, माही बेसिन, चंबल सिंध बेसिन। एक बार इसको मैप में देख लेते हैं। तो ये वाला हिस्सा जो है आपका ये पूर्वी मालवा कहलाता है, और ये वाला हिस्सा आपका पश्चिमी मालवा कहलाता है। जो आपकी चंबल नदी निकलती है यहीं इंदौर के पास से निकलती है, यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ से ऐसे फिर पुनः मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। और जो आपकी बेतवा नदी है वो यहाँ से निकलती है, ऐसे जाके चंबल नदी में मिल जाती है।
मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी। इसको आपको याद रखना है कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी है। फिर मैंने आपको कल बताया था कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो बुंदेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा चोटी है। फिर इसमें एक जाना पाव पहाड़ी है जो आपके इंदौर के पास महू में है, महू में है 854 मीटर है। यहीं पे एक वांचू पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है? वांचू पॉइंट। चंबल नदी का उद्गम स्थान है। तो आपको याद रखना है कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो जाना पाव पहाड़ी के पास, जाना पाव पहाड़ी में एक वांचू पॉइंट है जहाँ से आपकी चंबल नदी का उद्गम होता है। कहाँ पे है? तो इंदौर के पास महू तहसील में है जाना पाव पहाड़ी। वहाँ पे एक वांचू पॉइंट है जहाँ से आपकी चंबल नदी का उद्गम होता है। एवं छजारी पीक 810 मीटर है। तो आपको तीनों पीक का नाम याद रखना है। कौन कौन सी? सिगार चोटी 881 मीटर, जाना पाव पहाड़ी 854 मीटर और छजारी पीक 810 मीटर। फिर यहाँ से क्या याद रखना है जाना पाव पहाड़ी से कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? वांचू पॉइंट। फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे उद्योग क्या क्या है, तो नागदा जो आपके उज्जैन के पास है और बामना जिला प्रस्तावित है, नागदा जिला बनना प्रस्तावित है। कृत्रिम रेशा इंदौर सूती कपड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भोपाल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। भेल प्रीतमपुर आपके ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। प्रीतमपुर धार जिले में, धार के पास आता है, धार जिले में आता है। फिर वर्ष 2012 में मंदसौर को पवित्र नगरी घोषित किया गया। तो ये आपका क्वेश्चन एक यहाँ से बनता है कि 2012 में किसको फिर चलिए आगे चलते हैं। अगला है अपना नर्मदा सोन घाटी। ये अभी अपन किस पे पढ़ रहे हैं? ये सभी मध्य उच्च प्रदेश के ही भाग पढ़ रहे हैं। इसका विस्तार 22 डिग्री 30 मिनट से 23 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक फैला है। इसमें ज़िले कौन कौन से आते हैं? अनूपपुर, मंडला, डिंडोरी, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, हरदा, खंडवा, खरगोन, धार, सीहोर, देवास, बड़वानी और अलीराजपुर। ये आपके ज़िले इसमें आते हैं। इसका तापमान कितना है? अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस है और न्यूनतम कितना है? 10 डिग्री सेल्सियस। वर्षा कितनी होती है यहाँ? 70 से 140 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना है? मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 26% भाग ये लिए हुए है और 28% भाग आपका कौन सा लिया है? मालवा रीजन लिया है। मिट्टी कैसी पाई जाती है? काली तथा गहरी काली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो आप जो ये ब्लू कलर का देख रहे हैं ये आपका नर्मदा सोन घाटी है यहाँ तक। ठीक है, फिर चलिए आगे चलते हैं। आपको मैप में समझ में आ गया होगा, ये पश्चिम से लेके पूर्व दिशा की ओर जाती है। यह मध्य प्रदेश का सबसे निचला क्षेत्र तथा सक्रिय एवं लंबी घाटी के रूप में विस्तृत है। जैसा कि आपको मैप में दिख रहा होगा नीचे है, लेकिन यहाँ घाटी तहत दोनों यहाँ पे देख रहे हैं। आपकी नर्मदा नदी यहीं से निकल के यहाँ से होती हुई फिर गुजरात में खंबात की खाड़ी में जाके गिरती है। तो ये वाला पूरा क्षेत्र किसमें है? नर्मदा नदी का प्रवाह क्षेत्र है, इसलिए इसको नर्मदा सोन घाटी नाम भी दिया गया। एग्जाम में पूछ चुका है कि नमोदोस किसने, नर्मदा को नमोदोस किसने कहा है, या ग्रीक विद्वान टॉलमी ने नर्मदा को किस नाम से कहा है। तो इसको आपको याद रखना है कि टॉलमी ने नर्मदा को नमोदोस कहा है। इसके अन्य नाम है रेवा, मैकलशुता आदि इसके अन्य नाम हैं। पश्चिमी भाग का निर्माण काली मृदा से हुआ है, अतः यह क्षेत्र गेहूं, कपास, चावल, बाजरा, चना, ज्वार इत्यादि फसलों के लिए उपयुक्त है। उद्योग कौन कौन से हैं यहाँ पे? तो सीमेंट उद्योग, चूना उद्योग, चीनी मिट्टी उद्योग और संगमरमर उद्योग। अब आपको बताना है कि नर्मदा नदी पे जबलपुर में कौन सा जलप्रपात बनता है, जबलपुर के पास कौन सा जलप्रपात बनाती है। नर्मदा नदी जबलपुर के पास कौन सा जलप्रपात बनाती है, आज का दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या था?
पहला क्वेश्चन था कि महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे बसी हुई है। दोनों क्वेश्चन के उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके देना है। ये हो गया। फिर यहाँ पे दर्शनीय स्थल क्या है? तिगवा मंदिर जो जबलपुर में है, रूपनाथ जो अशोक का एक स्तंभ है ये भी जबलपुर में है, और भेड़ा घाट ये भी आपका जबलपुर में है। ठीक है। फिर नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इसमें दाएं तट से भी नदियाँ मिलती हैं और बाएं तट से भी। लगभग चंद्रकेश्वर, मान एवं हथनी, और बाएं तट से बंजर, शेर, शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, कुंती देव आदि। तो आपको एक बाएं तट से नदियां तो कुछ किचन के सामान से याद हो जाएंगी, जैसे शक्कर, दूधी, तवा, छोटी तवा, ये आपके किचन में सामान रहते हैं, शक्कर, दूध, तवा, छोटा तवा। तो बाएं तट से नदियाँ तो आपको आज याद हो जाएंगी किचन के सामान से, कि शक्कर, दूधी, तवा और छोटी तवा। और कुछ नदियाँ आप याद कर लेंगे जानवरों से, जैसे हिरण हो गई, शेर हो गई, हथनी हो गई। तो ये आपको नर्मदा की सहायक नदियाँ आसानी से याद हो जाएंगी। फिर अपन का यहाँ से खत्म होता है मध्य उच्च प्रदेश के पांचों भाग खत्म होते हैं। कौन कौन से? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड रीवा पन्ना का पठार, नर्मदा सोन घाटी और मालवा का पठार। अब अपन आते हैं सतपुड़ा मैकल श्रेणी में। इसका विस्तार 21 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 30 मिनट से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर तक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो यह मध्य प्रदेश का 11% क्षेत्र लिए हुए है। जिले कौन कौन से आते हैं? तो खंडवा, खरगोन, बड़वानी, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और बुरहानपुर। बुरहानपुर को ही आपको दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। फिर तापमान कितना होता है? तो अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस। मिट्टी कैसी पाई जाती है? छिछली काली मिट्टी और साधारण गहरी काली मिट्टी। यहाँ पे मोस्टली क्या पाई जाती है? काली मिट्टी ही पाई जाती है। फिर काली मिट्टी के अलग अलग श्रेणी है जो आपके पश्चिम से लेके लगभग पूरी दिशा में और एक चंद्रधनुषाकार आकार में है। ठीक है। यह मध्य प्रदेश के दक्षिण में पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। जैसा कि आपने देखा, यह एक अलगातार पर्वत श्रृंखला के रूप में पाई जाती है। जैसे मतलब लगातार, मतलब इसमें बीच में कुछ कटाव है, इसलिए ये अलगातार टाइप की है। इसमें राजपीपला या गोविंदगढ़ नहीं, ग्वालीगढ़ है, महादेव एवं मैकल पर्वत श्रेणी का रूप में विस्तृत है। तो आप देखेंगे यहाँ पे राजपीपला है, यहाँ पे ग्वालीगढ़ है, यहाँ पे वो है महादेव, और यहाँ पे मैकल पर्वत श्रेणी है यहाँ पे। ठीक है। इससे पश्चिमी भाग को असरानी बड़वानी पहाड़ियाँ तथा पूर्व भाग को असीरगढ़ पहाड़ी कहा जाता है। यह मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा क्षेत्र है जिसकी औसत ऊंचाई 600 से 700 मीटर है। मध्य प्रदेश की प्रमुख चोटियां इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। कालीभीत की पहाड़ी 678 मीटर, बड़वानी पहाड़ी 850 मीटर और धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर। जो धूपगढ़ की चोटी है यह मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। यह मध्य प्रदेश के कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है कि मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है और उसकी ऊंचाई कितनी है। अब ये कालीभीत पहाड़ी का मतलब क्या है? कालीभीत का पहाड़ी का मतलब ये है कि इसमें ऐसी पहाड़ियाँ हैं जहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, जिससे वहाँ पे अंधेरा रहता है। चारों साइड से पहाड़ी हैं और बीच में जगह जिससे वहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पाता, इसलिए अंधेरा रहता है, इसलिए इसको कालीभीत की पहाड़ी नाम दिया गया है। यह क्षेत्र नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी अपवाह तंत्र की नदियों द्वारा प्रवाहित होता है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट नदी कौन सी है? नर्मदा नदी, जिसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है और मध्य प्रदेश की गंगा भी कहा जाता है।
पर्वतीय प्रदेश होने के कारण कृषि का समुचित विकास नहीं हुआ, परंतु खंडवा खरगोन कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है ना, खंडवा खरगोन किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे कपास सबसे ज़्यादा होता है। यह मुख्यतः वनाच्छादित प्रदेश है जिसमें वन पाए जाते हैं, अतः इमारती लकड़ी तथा वनोपज यहाँ का प्रमुख व्यवसाय है। जब वन होंगे तो वनों से जो उत्पादन मिलता है वही क्या होगा? आपके व्यवसाय का प्रमुख साधन होगा। यहाँ पे प्रमुख खनिज कौन कौन से पाए जाते हैं? मैग्नीज भारवेली खदान बालाघाट से, तांबा मलाज खंड बालाघाट से, बॉक्साइट बालाघाट से। तो यहाँ पे बालाघाट से बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। संगमरमर आपका जबलपुर से पाया जाता है, कोयला नरसिंहपुर होशंगाबाद बैतूल से, और चीनी मिट्टी उद्योग छिंदवाड़ा से। यहाँ पे उद्योग कौन कौन से हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग आपका नेपानगर में है, और खनन उद्योग। ठीक है। दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? पचमढ़ी हिल स्टेशन जो मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन है, असीरगढ़ का किला जो आपका बुरहानपुर में है, और बीबी की मस्जिद यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। फिर आगे चलते हैं। फिर आता है बघेलखंड का पठार। इसका विस्तार जो आपके प्राकृतिक विभाजन का लास्ट आज का टॉपिक है, 23 डिग्री 40 मिनट से 24 डिग्री 35 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 80 डिग्री 5 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। जिले कौन कौन से हैं? सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर और उमरिया। क्षेत्रफल कितना है? तो 26,000 वर्ग किलोमीटर। मिट्टी कौन कौन सी पाई जाती है? तो लाल पीली मिट्टी पाई जाती है। नदियाँ कौन सी हैं? तो टोंस, सोन नदी, टोंस नदी, बीहर नदी और जोहिला नदी। तो ये वाला हिस्सा जो है आपका कौन सा है? बघेलखंड का पठार है, जो आपके पूर्व दिशा में है। इसका निर्माण मुख्यतः गोंडवाना शैल समूहों से हुआ है जो कोयले के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है। सिंगरौली में कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। तो आपको यहाँ पे नाम बताना है कि उस सबसे मोटी परत का नाम क्या है, जो आपका आज का तीसरा क्वेश्चन है कि सिंगरौली में जो कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है उसका नाम क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर देना है। इस क्षेत्र के मैदानी भागों में ज्वार, तिल तथा अलसी की है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, नर्मदा सोन जोहिला का उद्गम स्थल। ठीक है ना। फिर आगे चलते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक था। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर दीजिए। तो एक बार मैं क्वेश्चन को रिवाइज कर देता हूं। पहला क्वेश्चन था कि महाकाल की नगरी उज्जैन किस नदी के किनारे बसी हुई है। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि जबलपुर के पास नर्मदा नदी कौन सा जलप्रपात बनाती है। और तीसरा क्वेश्चन है कि सिंगरौली में जो सबसे मोटी कोयले की परत पाई जाती है उसका नाम क्या है। तीनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके देना है और वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। थैंक यू दोस्तों।